दोस्तों, इस जहां में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म के हुआ करते हैं। वो अपनी जिद को पूरी करने के लिए इतने बड़े क्राइम को भी अंजाम दे जाते हैं। जब वो वापस उस क्राइम के बारे में सोचते हैं तो खुद भी एक बार के लिए कांपने लग जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक व्यक्ति, एक महिला जो कि शादीशुदा होती है, उसके ऊपर दीवाना हो जाता है। उस महिला के 3 बच्चे भी होते हैं। वो महिला उससे साफ मना कर देती है, लेकिन ये व्यक्ति इस तरह से दीवाना, इस तरह से उसके ऊपर पागल होता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, उसके घर में घुसता है। कई बार इसको वहां से बेइज्जती करके भी निकाल दिया जाता है, लेकिन अपनी बेइज्जती और उस महिला को पाने के लिए वो एक इतना बड़ा कदम उठाता है। उस महिला के पति को सदा सदा के लिए बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। तो क्या था पूरा मामला? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ, और इसी का मोहनलालगंज थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है कुराना गांव। ये कुराना गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर पुलिया है, एक पुलिया के पास एक डेड बॉडी मिलती है। अब आनन फानन में ही लोग बाग वहां शोर मचाने लगते हैं। उन लोगों में से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उस डेड बॉडी को उठाया जाता है तो उस डेड बॉडी की उम्र लगभग 35 से 36 साल होती है। जब आसपास के लोगों से उसकी शनाख्त कराई जाती है तो लोग बाग उसे पहचान जाते हैं कि ये तो आसाराम रावत है और ये डोलोना गांव का रहने वाला है। ये एक ऑटो चालक है। इसकी पत्नी और 3 बच्चे भी हैं। इसकी पत्नी का नाम निरुपमा और इसके 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। ये गांव के लोग बताते हैं कि ये तो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव का है, ये तो ऑटो ड्राइवर है, इसकी किसने हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस भी अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है और इसकी पत्नी निरुपमा के पास पहुंच जाती है और निरुपमा से जब पूछताछ करती है तो निरुपमा 2 नाम लेती है कि हमारे पड़ोस में ही रहने वाला एक का नाम मोहित साहू है, दूसरा इसका भाई है अंजुम। इन दोनों ने ही हमारे पति के साथ में कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही बड़े बदमाश हैं। उसके बाद पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए इन दोनों के घर का रुख करती है और इन दोनों को अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। उसके बाद सख्ती के साथ जब इनसे पूछा जाता है तो एक ऐसा खुलासा वहां पर देखने को मिलता है जिसे हर कोई व्यक्ति सुनकर एक बार के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता। जो मोहित साहू होता है वो पंसारी की दुकान चलाया करता है और इस पंसारी की दुकान पर जो निरुपमा होती है वो सामान लेने के लिए जाती है। जो निरुपमा होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लेकिन वो पतिव्रता औरत होती है। अपने पति के सिवा वो किसी को देखना ही नहीं चाहती। यहाँ पर जो मोहित साहू होता है, इसको पहली बार देखने में ही इसका दीवाना हो जाता है और जब ये सामान लेने आती तो इससे कहता कि आपको सामान ले जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना नंबर दे दीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आपको जब भी जरूरत पड़े मेरे से फोन कर दीजिए, मैं सामान आपके घर पर ही पहुंचा दिया करूंगा। इस पर जो निरुपमा होती है बहुत खुश होती है। जब भी उसे सामान की कुछ जरूरत पड़ती तो इसके पास फोन करती और सामान अपने घर पर मंगा लिया करती। ऐसे ही धीरे धीरे करके जो मोहित साहू होता है इसके घर आना जाना स्टार्ट कर देता है और एक दिन का वाकया होता है जब मोहित साहू सामान लेकर इस निरुपमा के घर पर जाता है। उसका पति भी घर पर नहीं होता तो इसके हाथ को पकड़ लेता और इससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तुम बेहद ही खूबसूरत हो। इस पर निरुपमा अपने हाथ को झटकते हुए कहती है कि तुम शायद गलत जगह पर आ चुके हो, मैं ऐसी औरत नहीं हूं, मैं अपने पति के सिवा किसी को देखना भी पसंद नहीं करती, तुम यहां से चुपचाप चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन वो मानने वाला नहीं होता और उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। इधर जो निरुपमा होती है उसको एक तमाचा लगा देती है। अब तमाचा खाने के बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं होता। उसके मन में अलग ही विचार चल रहे होते हैं और एक रात का वाकया होता है जब उनके घर में वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप एंटर कर जाता है और रात को निरुपमा के पास पहुंच जाता है। जैसे ही निरुपमा उसे अपने पास देखती है एकदम से शोर मचाने लगती है, उसे पकड़ लेती है। निरुपमा का पति भी जग जाता है जिसका नाम आसाराम रावत होता है। फिर ये दोनों मिलकर उसकी जमकर पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद आसपास के लोग भी वहां पर आ जाते हैं और फिर इसे छोड़ भी दिया जाता है और ना ही इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट होती है। गांव का मामला होता है, गांव में ही इसे रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन पूरे गांव में जो मोहित साहू होता है इसकी बहुत ज्यादा
बेइज्जती हो जाती है। अब ये अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, इसके लिए अपने भाई को अपने साथ लेता है, उससे कहता है कि भाई मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, मुझे इस बेइज्जती का बदला लेना है आसाराम रावत से। इस सब के लिए ये अपने 2 दोस्तों को अपने साथ शामिल और करते हैं। फिर जो आसाराम होता है उसके ऑटो में स्टैंड पर जाकर बैठ जाते हैं और आसाराम से कहने लगते हैं कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। हम तेरे साथ में ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्या भूत सवार हुआ था मेरे दिल और दिमाग में, जिसकी वजह से मैंने तेरी पत्नी के साथ ऐसी छेड़खानी की। अब हमें माफ़ कर दे, हम तुझसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। इस पर जो आसाराम रावत होता है, बहुत ही सीधे स्वभाव का होता है, वो कह देता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। यहाँ पर मोहित साहू कहता है कि ऐसे माफ़ी नहीं मिलती, अगर आपने हमें माफ़ कर दिया तो हम आज आपको पार्टी देना चाहते हैं, हमारे साथ आपको चलना होगा। इस पर जो आसाराम रावत है उनके साथ बिना सोचे समझे चल देता है और एक जंगल में जाकर वो सभी के सभी लोग शराब पीने लगते हैं और आसाराम रावत को बहुत ही ज्यादा मात्रा में शराब पिलाई जाती है। जब वो बहुत ज्यादा नशे में चूर हो जाता है तो ये चारों लोग उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे तड़पा तड़पा कर वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद इस डेड बॉडी को उठाया जाता है, उसके ऑटो में रखा जाता है और कोराना गांव के पास एक पुलिया है, उस पुलिया के अंदर डालकर उसे वहीं से ये लोग फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस वाले पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं इस मामले को सुनकर आहत हो जाते हैं कि एक व्यक्ति अपनी जिद की वजह से कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। फिलहाल के लिए उन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उन चारों को पकड़कर उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली सबसे बड़ी बात कि एक महिला और एक उसका पति जो बिल्कुल ही अपने घर परिवार में बड़े अच्छे से रह रहे हैं, अपने बच्चों का गुजर बसर भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति आकर यहाँ पर उनके जीवन में दखल देता है और दखल भी इस तरह से देता है कि उसकी पत्नी को अपनाना चाहता है, जबकि पत्नी बिल्कुल उससे दूर रहना चाहती है, उसके साथ मिलना ही नहीं चाहती, जबरदस्ती उसके साथ में करता है। और जब उनके घर में एंटर कर जाता है तो उसकी पिटाई होती है और पिटाई के बदले वो उनसे इतना बड़ा बदला लेना चाहता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।